Hello everyone, good afternoon, good afternoon, good afternoon. हेलो गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक आ रही है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी, सभी लोग एक बार कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है एंड देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन। ओके ओके, एसओएससी कालका जी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार टॉपिक किया था, जहां पे हमारा टॉपिक था कि सम स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस के अंदर हमने मॉडुलस के क्वेश्चंस किए थे, मॉडुलस के ग्राफ्स को समझा था, राइट। एंड उसी के क्वेश्चन हम करते रह गए थे, ठीक है। आज थोड़े से और हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो उन्हें भी आज हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो ये वाला जो बेसिक वाला पार्ट है वो हमारा कवर हो जाएगा। ओके, ठीक है, 1 मिनट। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे मॉडुलस के बारे में हमने जो चीजें देखी थी, उसका एक क्वेश्चन हमारे लिए ये बच गया था कल। इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चंस कल हमने किए थे, ये उससे थोड़ा सा अप लेवल पर है, थोड़ा सा ज्यादा हमारा थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे यूज होने वाला है। 1 2 3 4 ये जो लिखे हैं ये हमारे ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे पी की वैल्यूज की बात करनी है कि अगर एक सॉल्यूशन है तो पी की वैल्यू क्या होगी, 2 सॉल्यूशन है पी की वैल्यू क्या होगी, 3 सॉल्यूशन पी की वैल्यू क्या होगी, इन्फानाइट सॉल्यूशन के लिए पी की वैल्यू क्या होगी। ये मॉड 2x+3 एंड 2x-3 जो मॉड में है लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल्स टू px+6। ये px+6 के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। हमने कहा ओके। तो अब यहां वन बाय वन हम चीजों को सोचना शुरू करते हैं। देखो, ये px+6 जो है इट इज लीनियर, राइट। इट इज ऑल्सो अ लीनियर पार्ट, राइट। अब यहां पे ये जो पार्ट आ गया, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाकर पी के बारे में सोचूंगा, ठीक है। अब कैसे ग्राफ बनाऊंगा इस चीज को बेटा आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे। यहां पे इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसका ग्राफ क्या हो, इसके बारे में पहले तो इसको लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू 2x+3 एंड प्लस 2x-3। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है जहां पे ये जीरो हो रहा है, -3/2 एंड देयर इज 3/2, ठीक है। हमने क्या बोला था कि इन दोनों पॉइंट को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लें कहां कहां ये आ रहे हैं। ये रहा मेरा ग्राफ। -2/3 मेरा यहां आएगा, -2/3 ले लिया यहां पर, एंड प्लस का 2/3 ले लिया यहां, सॉरी 3/2, नॉट 2/3, इट इज 3/2। 3/2 जहां पे ये जीरो हो रहा है, एंड दिस इज +3/2। अब मैंने क्या बोला था कि एक एक काम करेंगे, एक को जीरो करेंगे फिर दूसरे को जीरो करेंगे। तो अगर मान लो आप -3/2 डालते हो यहाँ पे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3/2, है ना। तो 2 × 3/2, ये लो भाई, एंड -3, तो ये 2 कट गया, माइनस का 6 मतलब प्लस का 6 आ रहा है। सिमिलरली सिमिलरली मतलब माइनस का डाला तो प्लस का 6 आ रहा है यहाँ पे ना, 6। एंड अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस का 3/2 डालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। इस वाले में पुट करेंगे तो फिर से 3+3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इट इज ऑल्सो अ 6, इट इज ऑल्सो 6। अब यहाँ पे ग्राफ क्या रहा होगा, यहाँ पे ग्राफ ये रहा होगा कि इसके साइड में तो फिर ऐसे चला गया होगा, इधर ऐसे चला गया होगा, यहाँ बीच में ऐसा आया होगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं कि अगर 3/2 से बड़े पे जाते हैं तो दोनों मॉड पॉजिटिव होंगे, ठीक है।
3/2 से बड़े के लिए दोनों मॉड अगर पॉजिटिव होते हैं तो यू विल गेट 2x प्लस 2x 4x आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये y इक्वल्स टू 4x का ग्राफ बनेगा। अगर दोनों ग्राफ जो है हमारे -3/2 से पीछे आता हो तो नेगेटिव आ जाएंगे, ये भी नेगेटिव आएगा ऑफकोर्स, -3/2 से पीछे जाने में। सपोज -4 रख दिया नेगेटिव होगा, -4 रख दिया नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वाले में दोनों नेगेटिव होंगे। अब दोनों नेगेटिव होंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा कि माइनस का 2x -3 एंड -2x प्लस 3, राइट। तो फिर से ये कट जाएगा, ये -4x आ रहा होगा, y बराबर -4x, ठीक है, ये लो। और ये तो 6 आ ही गया, ये तो y इक्वल्स टू 6 आ ही रहा। अब बात करते हैं हमारी ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ले रखी है दैट इज px प्लस 6। तो यहां मैंने लाइन ली y इक्वल्स टू px प्लस 6, ओके। अभी समझना बात को बड़ा ढंग से, अगर यहाँ x बराबर 0 डालते हो तो y की वैल्यू 6 प्राप्त होगी कि हाँ जी सर बिल्कुल, ये लाइन 6 से पास हो रही होगी, है ना, ये लाइन 100% ऐसे जा रही है। अब ये लाइन बिल्कुल ऐसे जा सकती है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ऐसे जा सकती है, इसके पैरेलल अगर जाएगी तो ये सिर्फ एक ही जगह इस ग्राफ को कट करेगी, है ना। कितनी जगह ग्राफ को कट कर पाएगी? ओनली वन टाइम, अगर ये बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल जाती है। अच्छा, इस लाइन के पैरेलल भी जाती है तो भी एक ही जगह कट कर पाएगी, जो कि हमारे पास x बराबर 0 होगा, y बराबर 6, ठीक है ना, एक ही जगह कट करेगी इसके पैरेलल। या अब ये लाइन पूरी इस इंटरवल में घूमेगी, पूरे इस इंटरवल में घूमेगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये यहां आराम से घूमती रहे, ठीक है। तो ये इस ग्राफ को, जो येलो वाला ग्राफ है, एक ही जगह कट करेगी, ओनली वन, ठीक है। अगर ये लाइन, अगर ये लाइन थोड़ा सा, ये जो है ना इस पैरेलल, इससे थोड़ा सा कम हो गया, ये एंगल थोड़ा कम कर दिया, अगर मैंने एंगल कम कर दिया तो आप देखो क्या ये एक और दो जगह कट करेगी? कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपने इसके पैरेलल की बजाय अगर थोड़ा सा एंगल कम किया तो ये दो जगह कट करेगी, डेफिनेटली दो जगह कट कर जाएगी। सिमिलरली इधर, कि सर आपने ये जो है इससे थोड़ा सा इधर गए, आप थोड़ा सा भी इधर गए तो ये लाइन इसको कहीं ना कहीं यहां कट करके जाएगी, है ना, यहां कहीं ना कहीं कट करके जाएगी, ठीक है भाई। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि अच्छा इस पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा। उसके बाद अगर P, इसका स्लोप बिल्कुल आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दिया, इस लाइन को तुमने क्या कर दिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दिया, px प्लस 6 को, तो ये ग्राफ को कितनी जगह कट करेगी? कि सर इनफाइनाइट टाइम्स कट कर जाएगी, यस और नो? कि हाँ जी सर बिल्कुल, है ना, इनफाइनाइट टाइम्स कट कर जाएगी। तो अब यहां लाइन के बारे में आप क्या क्या कहोगे बताओ? कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होंगे जब मेरा p इक्वल्स टू 0 होगा। अगर p इक्वल्स टू 0 हुआ, है ना, p इक्वल्स टू 0 हुआ तो y इज इक्वल्स टू 6 आएगा, और y इक्वल्स टू 6 पैरेलल टू x एक्सिस लाइन हो जाएगी, और ये इस ग्राफ को कई जगहों पर कट कर जाएगी, इनफाइनाइट जगह पर कट कर जाएगी। उसके लिए आंसर इज p बराबर 0, ठीक है जी, ओके। अब मैं बात करूं इस p की, तो इट इज इक्विवेलेंट टू स्लोप, है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू स्लोप, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू px प्लस 6। अब यहां पे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज 4, सुनना बात को, अभी ये 0 था, p 0 था, p 0 से जैसे ही मैं ऊपर बढ़ूंगा तो ये दो जगह कट करेगी, दो जगह कट करेगी, कब तक दो जगह कट करेगी? जब तक ये p जो है 4 नहीं हो जाता, 4 होने पर ये इसके क्या हो जाएगी? बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके जैसे ही पैरेलल हो जाएगी तो मैं ये कहूंगा कि p की वैल्यू टू सॉल्यूशन के लिए p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से लेकर 4 के बीच में, है ना, p बिलोंग्स टू 0 से 4। अच्छा, लेकिन इधर भी तो आ रहा है -4 से और नीचे की तरफ, है ना, इधर इधर 0 था, तो देखा जाए अगर यहां पे आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये स्लोप कितना है, ये -4 है, इसका स्लोप -4 है, तो एंगल तो और बढ़ेगा, तो इसका मतलब और नेगेटिव होगा, है ना, और नेगेटिव जाएगा। तो हम ऐसे बोल रहे हैं यहां पर
ये वाला पॉइंट 0, 0 से -4 वाला ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारा, है ना। ये वाला ऐसे बोल सकते हैं अपन 0 से +4 आ रहा है। ये इंटरवल मुझे प्राप्त हो रहा है कि ऐसा कुछ इंटरवल होगा मेरा -4 से 4। कितना इंटरवल होगा? -4 से 4, -4 से 4। लेकिन इसमें एक्सेप्ट 0, -4 से 4 तो ले रहा हूं मैं, ठीक है, -4 से 4 तो मैं ले पा रहा हूं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि भैया 0 नहीं होगा। 0 पे तो कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। -4 से 4 में अगर मेरा पी रहेगा, 2 जगह कट करेगी। इसके बाद अगर हम आते हैं कि एक ही जगह कट करे, तो वो बेटा आप सभी को दिख रहा है कि 4 स्लोप हो या 4 से ज्यादा हो, 4 टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, या फिर -4 से -इन्फिनिटी वाला पार्ट। तो यहां पर वन सॉल्यूशन के लिए -इन्फिनिटी से -4 यूनियन यूनियन, अच्छा 4 पे भी एग्जैक्टली 1 ही आएगा, है ना, एंड यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। अगर मेरा स्लोप इसके बीच में होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर कट करेगी। एंड 3 सॉल्यूशन 3 जगह पर कट करने के लिए एक भी कंडीशन मुझे नजर नहीं आ रही है। आप लाइन को जब ऐसे ले जा रहे हो तो इनफाइनाइट हो जा रहे हैं, इससे थोड़ा कम कर रहे, 2 हो रहे हैं, पैरेलल में एक ही हो रहा है, तो 3 जगह कट नहीं कर पाएगी, तो P बिलोंग्स टू यहाँ 5 नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके का था। एंड इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए था, है ना। बट यहाँ पे था तो मैंने कहा चलो आपको कुछ तो नॉलेज होगी। अभी अभी स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे तो और अच्छा फील आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मे बी अभी सारे बच्चों को px+6 वाला फील नहीं आएगा, ठीक है, बट डेफिनेटली जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तो थोड़ा आ जाएगा, आराम से फील आ जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं इसको भी समझ लें। 2-3 फंक्शंस हैं, बस इन्हीं को आपको समझ के चलना है। जैसे लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया हमारा, एंड मॉडुलस भी हमने कवर कर लिया। एंड नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी शक्ल देखने में कैसी है? सबसे पहला पॉइंट कि ये जो दिखेगा दैट विल बी इस तरीके का दिखेगा, है ना। ये ब्रैकेट के अंदर है ना, क्लोज ब्रैकेट जो हम इंटरवल में यूज करते हैं उस तरीके का ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा होगा कि सर ठीक है, ये तो इसकी शक्ल होगी, देखने वाली होगी। नाउ अब ये काम कैसे करते हैं? सपोज मैंने बेटा या इसमें ना 2 पुट किया, वी विल गेट 2, ठीक है। मैंने यहां पर माइनस का 3 पुट किया, वी विल गेट -3, -3। अब आप कहेंगे सर तो फिर फायदा ही क्या है इसका, है ना। हाँ, देखो ये 0 पुट किया तो 0 आ गया, कि सर फायदा क्या है? जो पुट कर रहे हैं वही बाहर आ रहा है, तो इसका काम ही नहीं है कुछ, है ना, इसने काम ही नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने 2.3 पुट किया और इसने तुरंत कमाल दिखाया, बाहर वैल्यू आई 2। अमेजिंग, मैंने कहा ओह अच्छा ये काम है इसका। यहां पे मैंने रखा 4.6, तो वैल्यू कितनी आई? 4। मैंने कहा और बढ़ाते हैं 5.99999। अब क्या आएगा? 6 आना चाहिए, लेकिन आंसर आया 5, ठीक है। तो अब यहां पे एक इसका जो नाम है आप देख पा रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इट इज अ इंटीजर विच इज इक्वल और लेस देन ऑफ एक्स, है ना। इट इज इंटीजर जो एक्स के बराबर हो या इससे छोटा हो, ठीक है, या इससे छोटा हो। कहने का मतलब फिर से देखते हैं कि सर नाम में तो बड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं छोटा हो, ऐसे कैसे? हाँ भाई, suppose this is 0 and this is 1, this is 2, this is 3, and -1, -2, -3। और यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे कि और क्लैरिटी आगे के लिए मिल जाए आपको। सपोज माइनस का 3.2 आया, बताइए आंसर विल बी, एनीवन एल्स? आंसर विल बी माइनस का 4, ठीक है, -4 हो जाएगा। अब यहां पे -3 नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हो रहा है बच्चों कि जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी हमारा x है, सपोज x मेरा अगर इसके बीच में है 0.5 ले लेता हूं, तो इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है? इस x से छोटा। अब छोटे इंटीजर तो सर बहुत हैं, लेकिन उन बहुत में सबसे बड़ा कौन सा है? ये नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, समझ रहे हो आप? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
जो जो हमारा x है 0.5, उसमें जो छोटे इंटीजर हैं, उससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? 0 होगा। तो दैट्स वाई 0.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 हो। आया बात समझ में? नाम को जस्टिफाई कर रहा है ये बात, ठीक है। आप ये मत सोचना कि कहां से आ गया, कैसा आ गया ये। अगर मैं यहां लेता हूं, अब आप देखें, माइनस का 1.8, ये पॉइंट माइनस 1.8 ही होगा। तो माइनस 1.8 से छोटा कौन सा है? -2। तो मैं कहूंगा कि माइनस 1.8 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी -2, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अगर मेरा x किन्हीं दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, तो उसमें जो लेफ्ट वाला इंटीजर होगा दैट विल बी अवर आंसर, ठीक है। वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं कि यार ठीक है, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ बना देते हैं फटाफट से, ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ ग्राफ ग्राफ। अब ग्राफ क्या बनेगा? लेट्स क्योंकि यहाँ वैल्यूज की बात चल रही है तो ग्राफ बनना जरूरी है। यहाँ पे बेटा मान लो 0.3 लिया आपने, क्या आएगा आंसर? जैसे 0 ही आएगा। 0.4 लेंगे तो 0 ही आएगा ना। कहां तक? 0.999 तक भी जाएंगे ना सर तो भी 0 आएगा। लेकिन 1 पे क्या आ जाएगा कि सर 1 पे 1 आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 0 से लेकर 1 तक y की वैल्यू 0 होगी। 0 से 1 में जब x जाएगा मेरा, तो y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और जब मैं 1 से 2 में जाऊंगा, 1 से 2 में, तो मेरी वैल्यू क्या होगी कि सर 1 पे एग्जैक्टली 1 हो जाएगी डायरेक्टली। अब 1.1 पे भी 1 रहेगी, 1.2 पे भी 1 रहेगी, तो ये वैल्यू 1 रहेगी, y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कहां तक? 2 तक। एंड जैसे ही मैं 2 पे पहुंचा, तो फिर 2 आ जाएगी वैल्यू, 2 पे क्लोज, और 3 तक चलते चलते ये 2 पर रहेगा। फिर जैसे ही 3 आया, 3 पर ये 3 को अप्रोच कर लेगा, उसके बाद फिर ये 4 तक ऐसे ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग बात को समझ चुके होंगे इसका ग्राफ कैसे आ रहा है, y का आउटपुट है, y की वैल्यू कैसे आ रही है। सिमिलरली अगर मैं इस ग्राफ को अब ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, तो मैं यहां पर बना दूंगा -1, क्योंकि 0 और -1 के बीच की जो वैल्यू होगी उसका ग्राफ y बराबर -1 पे रहेगा। -1 से -2 के बीच की जो वैल्यू होंगी, है ना, -2 तक की जो वैल्यू होंगी उस पर -2 पे रहेगा। तो अब मुझे तो ये समझ में आ गया कि इधर ओपन करना है, इधर क्लोज करना है, ठीक है। मेरे को ये ग्राफ में समझ में आ गई ये बात। और ये पॉइंट हमारा माइनस का 3 होगा, यहां तक -2 -1, एंड ये -4 होगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये -3 होगा एंड यहाँ पर -4 होगा। देखिए बेटा, इससे बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप, ठीक है। ऐसा ग्राफ बन रहा होता है हमारा। ये है ग्राफ का टुकड़ा, सिर्फ इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट है, जो y की वैल्यू है, उनमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, राइट ना। या तो 0 प्राप्त होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या -1 होगा, -0 होगा, मतलब -1 होगा, 0 होगा, -2 होगा, -3 होगा। सही बात है? हाँ जी सर। तो अब एक टर्म जो कि यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, एंड दैट इज डोमेन। कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? कि सर आर, डोमेन का मतलब क्या था? सर सारी वैल्यू यूज कर सकते हैं, एक्स की क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं, दैट इज डोमेन, है ना। तो एक्स बिलोंग्स टू आर। व्हाट इज द रेंज? रेंज कि सर जेड, जेड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स। तो हमारा आंसर विल बी इंटीजर आएगा। क्लियर है बात सभी लोगों को? मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। इतना सिंपल सा पॉइंट था, ठीक है। डोमेन मेरा आर होगा, रेंज मेरी जेड होगी, जेड मींस इंटीजर्स वैल्यू, राइट। ओके, अब सारा हो गया, डोमेन हो गया, हमने देख लिया कि क्या इनपुट डालने पर क्या आउटपुट आ रहा है, एंड दिस इज द कंप्लीटली ग्राफ ऑफ अवर फंक्शन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें समझते हैं। पहला रूल, पहला रूल क्या कहता है इसका, कि अगर कहीं पे आप लोग खुद ऑब्जर्व करना बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x?
अब मैं सोच रहा हूं कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा है ना, ये 3 कब हो सकता है कि सर ये ना 3.1 पे भी 3 हुआ होगा, 3.2 पे भी, 3.4 पे भी, 3.5 पे भी, सर 3.99999 तक भी ये क्या हुआ होगा, 3 हुआ होगा। तो क्या मैं इसका आंसर ये बोल सकता हूं कि जो x का वैल्यू है वो 3 से लेकर 4 ओपन तक जाएगा, यस और नो? देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कब आएगा, जब मेरा x का वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगा। क्लियर है क्या बात? हाँ जी सर, बिल्कुल, ये बात एकदम बढ़िया है, एकदम क्लियर होगी, है ना? ये 3 कब आएगा, तब आएगा। अगर मैं यहीं पे कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर माइनस का 5, तो बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी कि सर x की जो वैल्यू रही होगी वो -5 से लेकर -4 ओपन में रही होगी। सही बात, इधर इधर क्योंकि इस साइड में आता है ना -5, तो -5 का एक इंटीजर प्लस हो जाता है, मतलब यहाँ पे x है तो x से लेकर x प्लस 1 आएगा, x से लेकर x प्लस 1 आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली अगर आप इस चीज को याद रखते हैं कि x में x प्लस 1 कर देते हैं, ये इंटरवल हमारा आंसर होता है। ये तो हो गई इक्वलिटी की कहानी, ये हो गई हमारे इक्वलिटी की कहानी। उसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 अगर आप कर रहे हो तो आप यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 ही कर दो, बात बराबर आएगी। बात क्या आ जाएगी, बराबर होगी, इक्वल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के अंदर अगर कोई इंटीजर आता है तो आप उसको इज्जत के साथ बाहर निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो वैल्यू बराबर ही आती है, ठीक है। ओके सर, तीसरे नंबर की बात पर चलते हैं भाई कि अब थोड़ा सा इनइक्वलिटी की बात कर ले, है ना। अच्छा, इनइक्वलिटी से पहले एक और चीज, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले रहा हूं और माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहा हूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये तो। चलो ऑब्जर्व कर दे, जिन बच्चों को मान लो डायरेक्ट आंसर नहीं भी पता है, क्या करेंगे हम कैलकुलेशंस करके देख लेंगे, ठीक है। वैसे किसी को पता है तो आप लोग भी थोड़ा आंसर कर सकते हैं, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो चैट में आप आंसर्स देना शुरू करें, जैसे कि पहली क्लास में आप दे रहे थे। पहले दिन तो बहुत जोश था आप लोगों को जब पेपर डिस्कस हो रहा था, तो है ना। उसके बाद जोश ठंडा सा नजर आ रहा है मुझे, तो आप लोग आंसर दे सकते, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, मैंने सोचा एक काम करते हैं, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करते हैं क्या आएगा। सर ये तो 2 - 2 आएगा, 0। ओहो, 0 आ गया सच में। अगर मैं 2.5 ले रहा हूं प्लस माइनस का 2.5 ले रहा हूं, तो मेरे को पता है 2.5 का 2 होगा, लेकिन -2.5 का तो -3 होगा, सो इट विल बी -1। तो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ रही हैं कि यहाँ पे या तो ये 0 होगा, कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर है, या फिर I बोल रहा हूं x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये -1 होगा जब x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा ना। अगर x की वैल्यू अगर आप इंटीजर नहीं ले रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इन दोनों का समेशन 0 या -1 रहने वाला है। ये भी एक यूजफुल फॉर्मूला है जो कि हमारा यूज बहुत होता है। इसके बाद चलते हैं एक और फॉर्मूले की ओर। अब देखते हैं इनइक्वलिटी, ध्यान से देखना। इनइक्वलिटी में मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, एक केस। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सिंपल ग्रेटर देन 5, तीसरा केस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो, एंड दिस इज 5, सपोज 6 एंड 4, ओके। इधर 3 रहा होगा एंड इधर 7 रहा होगा एंड, ठीक है। तो ये चीजें मेरे पास, देखिए मुझे ये 4 इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, ये 4 इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए। जब आप किसी क्वेश्चन में यहां तक पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको आंसर निकालना आना चाहिए कि इसको तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यही पैटर्न आपको याद रखना होता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन देखें आप, मैंने कहा 5 हो या 5 से बड़ा हो,
तो इंटीजर 5 का मतलब हो गया कि वैल्यू अगर 5 होती तो भी 5 हो जाएगा, 5.1 हुआ तो भी 5 हो जाएगा, 5.6 हुआ तो भी 5 हो जाएगा, अच्छा 6.7 हो तो 6 होगा, तो वो तो 5 से बड़ा ही है। तो कहने का मतलब मैं यहां ये बोल सकता हूं कि ये 5 या 5 से बड़ा एक कंडीशन में होगा जब x का वैल्यू भी 5 से क्या होगा, बड़ा। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी ऊपर वाली। देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 5 से बड़ा कब होगा, जब x मेरा 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा तो हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे सर ये कौन सा नया काम हो गया, जो लिखा था वही तो है, इसमें कौन सा लगे। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे वाले को, क्या ये भी सेम काम करेगा। सोचे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मुझे 5 से बड़ा चाहिए, मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है 5 से बड़ा चाहिए। चले बेटा, तो इसमें कोई बताएगा क्या 5 से ही इन्फिनिटी होगा, क्या होगा कि कुछ और हो जाएगा। एनीवन एल्स, आप लोगों में से कोई भी हिम्मत करें इस चीज को लेकर आंसर देने की, क्या ये 5 से बड़ा होगा या कुछ और होगा। कि देखो 5 से बड़ा इंटीजर चाहिए सर, 5 से बड़ा इंटीजर तो 6 होता है ना। इसका मतलब मुझे ऐसा x रखना पड़ेगा जो 6 की बजाय 5 ना बना दे, और अगर मैं 5 और 6 के बीच का कोई भी नंबर लेता हूं तो उसका इंटीजर तो इक्वल टू 5 कर देगा उसको, बट मुझे इक्वल टू 5 नहीं चाहिए, और इक्वल टू 5 नहीं चाहिए, इसका मतलब मेरा x कहां से शुरू होना चाहिए बेटा, इसका मतलब सर x जो है ना इक्वल 5+1 से होना चाहिए, मतलब 6 से होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो जाएगी, लो भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हो जाएगी, x का वैल्यू इस तरीके का आएगा। ऑलराइट, तो यहां मुझे ये ध्यान रखना है कि जब इक्वल का साइन नहीं होता तो यहां जो भी नंबर होगा एक प्लस कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, यहां पे आते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेस देन 5, 5 से छोटा चाहिए, तो यार 5 से छोटा चाहिए तो x की वैल्यू 5 से छोटी ले लो, क्या दिक्कत है ना, यही आंसर आ जाएगा। अगर आप 4.999 भी लेते हो, 4.999 भी लेते हो तो भी इंटीजर 5 ही आएगा, 5 के बराबर ले लिया तो 5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 5 से छोटा कुछ भी ले लो सब बराबर आएगा, बढ़िया आएगा। ठीक है, इसमें भी चेंज नहीं आया, देखो इन दोनों में पॉजिटिव मतलब ग्रेटर वालों में इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज आया था, लेस देन वाले में इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसमें आ जाएगा। यहां पे 5 से छोटा चाहिए और 5 के बराबर, तो मैं ये कहूंगा कि इसका मतलब x की वैल्यू कहां तक चली जाए, ओपन ब्रैकेट 6 तक चली जाए। अगर मेरे x की वैल्यू 6 तक जा रही है, 6 तक जाने का मतलब है 5.99999, क्योंकि मैंने इक्वल नहीं लिया, अगर ये वैल्यू यहां तक जा रही है तो उसका इंटीजर तो 5 ही आएगा, है ना, या उससे छोटा आ जाएगा अगर और वैल्यू छोटी हो जाएगी तो। ठीक है जी, तो इसमें इक्वलिटी हट जाती है और एक नंबर बढ़ जाता है, इसमें इक्वलिटी लग जाती है और एक नंबर बढ़ जाता है, ये दोनों में चेंज आएगा। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन में, अगर ऐसा आता है तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी वो नंबर लिखा है वहीं से आप अप टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा सकते। क्लियर है क्या बात? यस एवरीवन, यहां तक बता दो सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेकर, ठीक है। ओके 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 ओके, हमने ये सारे पॉइंटर जो हैं बेसिकली कवर कर लिए। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पर आती है, ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, दो फॉर्मूले, एंड दिस इज x अपॉन n, n कोई हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, नेचुरल नंबर बोल दिया उसने पहले ही, x अपॉन n, x प्लस 1 अपॉन n, x प्लस 2 अपॉन n से लेकर अगर आप x प्लस n माइनस 1 अपॉन n तक जाते हैं तो इस पूरे का जो समेशन है दैट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर आएगा। आप कोई भी नंबर लेकर रैंडमली आप यहाँ पे सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, रैंडमली आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले लो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इसी में x को मैं nx से रिप्लेस कर दूं, x को nx से रिप्लेस कर दूं तो राइट हैंड साइड में जो x है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, nx आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ सॉल्व होके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, है ना, दो फॉर्मूले आपको याद रखने, सपोज जैसे मैं यहाँ पर ऐसे ले रहा हूँ 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया मैंने, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 1/100, 1/100 प्लस यहाँ पे दूसरा लिया मैंने 1/2 प्लस 2/100, 2/100 प्लस
फिर मैंने आगे लिया 1/2 प्लस 3/100 प्लस से लेकर मैं यहां पे जा रहा हूं 1/2 प्लस 99/100। समझ में आई क्या बात? यहां पे ऊपर दोनों में ना एक्स इंटीजर नहीं ले रहा हूं, एक्स इंटीजर नहीं ले रहा हूं। अगर एक्स इंटीजर ही लूंगा तो फिर तो सारा ही मामला सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें एक्स को इंटीजर नहीं लिया, कोई एक रैंडम वैल्यू 1/2 ले ली, और इसका जो आंसर आता है ऊपर वाले से पैटर्न मैच करा लिया मैंने, तो ये nx आ जाएगा। एंड nx का मतलब हो गया कि n की वैल्यू कितनी होगी 100, है ना, n की वैल्यू 100, 100 इंटू 1/2, 100 इंटू 1/2 दैट विल बी 50। ओके, 50 आ जाएगा। लेकिन अब मैं समझा देता हूं कैसे कैसे ये 50 हो गया। तो बेटा ये देखो, ये 0.5 है कि हाँ जी सर बिल्कुल 0.5 है ये, तो 0.5 है, तो यहां पे ये 0.5 कब आएगा कि सर ऊपर 50 होगा, राइट। तो मैंने लिखा कि 1/2 0.5 है, प्लस 1/2 प्लस 1/100, ये 0.5 से थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा वैल्यू, है ना। और 1/2 प्लस 50/100, अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो ये वैल्यू क्योंकि ये भी तो 1/2 होगी, 1/2 प्लस 1/2 यहाँ पे क्या आ गया होगा बेटा, 1 आ गया होगा। क्या बोलते हो, यहाँ 1 आ गया होगा। लेकिन इससे पहले, इस वैल्यू से पहले सारे नंबर क्या थे, 1 से छोटे थे, तो इन सभी का इंटीजर क्या आया होगा, 0 आया होगा। क्या आया होगा, 0 आया होगा सर। अब यहां से 1 आना शुरू हो गया, हाँ जी सर यहां से 1 आना शुरू हो गया, तो लास्ट वाले नंबर को देखते हैं, यहां पर लास्ट वाला क्या नंबर कह रहा है ना। लास्ट वाला नंबर 1/2 प्लस, ये तो 0.99 है बेटा। तो ये पूरी वैल्यू अगर मैं 0.99 इसको लगभग 1 के आसपास जाऊं तो 1.5 से छोटा हो गया जस्ट, है ना। 1.5 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आ रहा होगा, 1, तो लास्ट तक 1 ही आ रहा है ना, लास्ट तक 1 ही आ रहा है। तो यहां से 50 से लेके 99 तक कितने टर्म्स होते हैं, 50 टर्म्स होते हैं, तो 1 1 1 50 टाइम्स आएगा, सो द आंसर विल बी 50। ठीक है, ये हो गया आंसर। अदरवाइज आप फॉर्मूला याद रखें जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है जी, हाँ जी भाई, क्लियर है बात यहाँ पे। हम्म, कुछ लोग टहल रहे हैं थोड़ा सा इधर उधर, आराम से बेटा लिखो पढ़ो इसको, ज्यादा सही रहेगा, वरना फॉर्मूला गायब हो गया तो सवाल तो फिर करने की बात ही खत्म हो जाती है। चलिए प्रैक्टिस कर, ठीक है। हमारा ये जो पार्ट था जो कि अभी हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, खत्म। अब हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन्हें कवर करेंगे। अब जैसे मान लो थिंक पॉजिटिवली एंड आंसर अकॉर्डिंगली, x इज ग्रेटर देन 3, तो आपका आंसर क्या होगा, सर यहाँ तो 3 ही होगा, 3 से बड़ा ही होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा लिखा हो तो कि सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, 3 या 3 से छोटे पे जा रहे हो तो x लेस देन 4 होगा, और यहां पे x लेस देन 3 होगा। ठीक है जी, चेक करें आप इस चीज, 3 से मुझे छोटा ही चाहिए, 3 तक अगर x जाता है तो भी उसका इंटीजर उससे छोटा ही आएगा। यहाँ की बात करेंगे 3 तक चाहिए, 3 भी चाहिए, 3.4 3.999 तक जा सकते हैं, मतलब x की वैल्यू 4 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इस तरीके से वैल्यू सॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का मुझे बताना है डोमेन। अब डोमेन के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, डोमेन में जो कंडीशंस होती हैं मैं साथ में ही वो समझा देता हूं। डोमेन की कंडीशंस मैं आपको क्लियर कर देता हूं देन, क्योंकि डोमेन के क्वेश्चंस हमारे पास फंक्शंस के आने ही आने। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन का मतलब है बेटा कि अलग अलग फंक्शन में अलग अलग कंडीशन। सपोज अगर 1/x है, मेरे पास एक फंक्शन दिया है दैट इज 1/x, ठीक है। आप इसको फील करें कि यहाँ पे जो 1/x है, आप x को क्या नहीं लेना पसंद करेंगे कि सर x 0 नहीं होना चाहिए, x कुछ भी हो जाए, 0 हो गया 1/0 हमें परेशान करेगा। ठीक है, तो बस आप क्या लिखोगे इसका डोमेन, डोमेन आ जाएगा आपका कि रियल नंबर यूज कर सकते हैं x को एक्सेप्ट 0। ऐसे ही अगर मैं यहां दे रहा हूं दूसरा फंक्शन ले रहा हूं 1/3x+2, कि क्या होगा डोमेन, तो डोमेन में आपने फिर से यहां यही सोचना है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए,
0। 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। तो मेरा जो डोमेन होगा, डोमेन वो क्या होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3, ऐसे होगा। क्लियर है बात? देखो, यस, डोमेन वाला पार्ट 1/x में क्लियर है क्या? एक बार थम्स अप कर दें फटाफट से। क्या ये चीज क्लियर है कि डोमेन में क्या चेक कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? हाँ जी। एक और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज यहां पे दिया है 2x² प्लस 5/3 - x, तो डोमेन बताओ। अब डोमेन मैंने क्या बोला कि लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन हो, आपने चेक करना है डोमेन डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से आएगा 3 - x शुड नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 3, तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन विल बी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। क्लियर हो गई होगी बात मेरे हिसाब से, ठीक है? तो डोमेन का मतलब ये होता है किसमें, 1/x वाले में, है ना? ये 1/x, ये पहला टाइप होगा। अगर मैं दूसरे टाइप पर चलता हूं, √f(x) y इक्वल्स टू रूट के अंदर अगर कुछ लिखा है तो क्या होगा कि सर अगर रूट के अंदर कभी भी कुछ लिखा हो तो जो रूट के अंदर की वैल्यू है f(x) वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए ना, फॉर डोमेन आप क्या करेंगे कि रूट के अंदर वाली चीज को पॉजिटिव लेकर एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा y इक्वल्स टू √3x+1, कि बताओ इसका डोमेन क्या होगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे कि सर डोमेन के लिए ना 3x+1 को 0 से बड़ा लिखेंगे और x की वैल्यू -1/3 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर? तो यहां क्या आंसर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, यहां पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा -1/3 से लेकर इन्फिनिटी, -1/3 से लेकर इन्फिनिटी। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, ठीक है? एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पर, y इक्वल्स टू, सपोज मैंने कहा 3x+2 अपॉन अंडर रूट में x-4, कि भाई इसका डोमेन बताओ। अब ये डिनोमिनेटर में रूट आ गया, मैं रूट की कंडीशन जानता हूं, रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, और एक और कंडीशन डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि x-4 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? देखो, एक तो रूट की कंडीशन प्लस डिनोमिनेटर की कंडीशन, दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल का साइन नहीं लेना बस। अगर आप इक्वल का साइन नहीं लोगे तो ये हो गया भाई, कंडीशन बन गई, ठीक है? तो यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, x इज ग्रेटर देन 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से डोमेन वाला मामला आपको क्लियर हो गया होगा ना। ऐसे ही तीसरे टाइप पर अगर अपन चलते हैं, तीसरा टाइप क्या है, y इक्वल्स टू लॉग, लॉग के अंदर कुछ लिखा है, लॉग f(x), भाई कुछ भी लिखा होगा लॉग के अंदर, बेस समथिंग जो भी, तो लॉग के अंदर कुछ भी लिखा है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फॉर डोमेन, फॉर डोमेन आपने जो स्टेप लेने हैं वो बता रहा हूं। फॉर डोमेन आपका जो f(x) है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिंपल। बस आपने ये चीज सोचनी है, जैसे रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता था, लॉग के अंदर सिर्फ ग्रेटर देन 0 आता है बस। तो अब डोमेन में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे, कैलकुलस का सबसे बड़ा चैप्टर है, मतलब ये मान लो कि उसका बेसिक समझ लो कि उस पूरे जो कैलकुलस हम पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, आगे चल के जो कुछ भी पढ़ेंगे, उस पूरे का होल एंड सोल फंक्शन चैप्टर है। और जिस बच्चे को फंक्शन समझ में आ गया है ना, वो आगे के क्वेश्चंस कैसे भी कर ले जाएगा। और फंक्शन को समझने के लिए उनकी एक एक कंडीशन समझनी पड़ती है कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम करता है, ठीक है? जैसे लाइफ में अगर कोई आपको रीड करना चाहे कि आप कैसे हो, आप क्या करते हो,
तो वो आपके साथ 2-4 दिन बिताएगा और आपकी सारी एक्टिविटीज को नोट डाउन करेगा, है ना, और वो समझ जाएगा कि ये एक इस टाइप का फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही हर फंक्शन को समझ लो, और हर फंक्शन में डोमेन में 3 to 4 फंक्शन ही है जिनके डोमेन के बारे में हमें टेंशन होती है, अदरवाइज नहीं। देखो डोमेन में जो पहला है 1/x, जहां डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा है रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा लॉग के अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए। बात खत्म, है ना। और मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं तीन के ऊपर टिके रहते हैं। बाकी तो हम जो अदर फंक्शंस हैं उन्हें पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी कंडीशंस आएंगी, बट वो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है। यहाँ पे हमारा पार्ट ये है, ठीक है जी, ओके। तो अब यहाँ पे बात आई थी डोमेन वाले ना, फाइंड द डोमेन। तो बेटा जैसे ही ये क्वेश्चन आया डोमेन का मेरे सामने, तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने ये कहा कि ये जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से कंडीशंस लगा दो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर -7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -8 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जैसे ही ये वाली चीज आई तो मैंने यहां पे फैक्टराइज किया इसको। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को ना टी की तरह लेट या फिर एक्स की तरह लेट करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -8 एक ब्रैकेट में आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 जो कि +1 लिख रहा हूं इज नॉट इक्वल टू 0 एक दूसरे ब्रैकेट में आएगा। सही है कि हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये वैल्यू आएगी और एक ये वैल्यू आएगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही आ रहा है। तो यहां से क्या आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -8 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, ये नहीं होना चाहिए, और नहीं, अब यहां पे एंड लग जाएगा, एंड ये भी नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +1 ऑल्सो शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये दोनों ही इंटरवल नहीं होने चाहिए, राइट। ये दोनों इंटरवल अगर हो गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 8, यहां पर भी आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू -1। अब बताओ ये 8 कब कब होता है, तो कि सर 8 है ना तब होता है जब 8 से 9 के बीच में होता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो x की वैल्यू है वो 8 और 9 के बीच में तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहां पर कि सर -1 कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से 0 ओपन में होगा, तो ये भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो डोमेन आया, अब देखो डोमेन क्या आया, मैं कैसे लिख रहा हूं डोमेन को ध्यान से देखो, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पूरे रियल नंबर में से ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप रियल नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ये लिखोगे, ये नहीं होनी चाहिए, तो क्या होने चाहिए, -∞ से -1 ओपन ब्रैकेट में ले सकते, ठीक है। यूनियन 0 से लेकर 8, यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी, देख लो बेटा, क्लोज ब्रैकेट -1 से ओपन 0 मैंने हटा दिया, और 8 to 9 वाला पार्ट भी मैंने हटा दिया। आप इस तरीके से इसके डोमेन का आंसर दे सकते हो। बताइए यहां पर किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए, ठीक है। यस एवरीवन, क्लियर करें फटाफट से मुझे, क्या ये बात सही है, सबको समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो प्रॉपर्टी है उन्हें यूज करके कैसे हम आंसर्स निकालेंगे, एंड व्हाट इज द लॉजिक ऑफ डोमेन, ठीक है। डोमेन मतलब सिंपल इनपुट की बात होती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने रूट और ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिक्स कर दिया, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि भाई रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, रूट के अंदर 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब बेटा डोमेन निकालना है तो डोमेन में क्या करोगे आप, कि डोमेन में सर हम ये करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 0 से बड़ा होना चाहिए, and 4 minus greatest integer of x also should be greater than equals to 0। ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफाइन होगा।
तो मैं यहां पे चल रहा हूं कि 1 को इधर भेजा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 4, ठीक है, उसको उधर ले गया, ऐसे लिख दिया। तो बेटा यहां देखो 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, तो x का भी वैल्यू 1 या 1 से बड़ा आ जाएगा। सीधा सीधा अभी हमने 4 रूल पढ़े थे इसके, एंड यहां पे क्या आएगा, 4 से छोटा, तो मैंने कहा था कि x इज लेस देन 5 आ जाएगा, इक्वलिटी की जगह अनइक्वल हो जाएगा कि 4 या 4 से छोटा चाहिए तो 5 तक जा सकते हैं, मतलब 4.999 तक जा सकते। तो यार 5 से छोटा, 1 से बड़ा, टेक इंटरसेक्शन, टेक इंटरसेक्शन, ठीक है भाई, इंटरसेक्शन आपने टेक कर लिया। और इसके बाद क्या आ रहा है इसको देखते हैं। इसके बाद आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5 ओपन ब्रैकेट, खत्म, ठीक है। 1 से बड़ा होना चाहिए एंड 5 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। बताइए भाई यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिए। यस, एक बार थम्स अप वगैरह कर दें यार थोड़ा। हाँ जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा हो गया तो इंटीजर के बाद फ्रैक्शन पार्ट आएगा। तो बेटा कोई भी x मेरे पास, कोई भी x है मेरे पास, इसको हम एक इंटीजर पार्ट बोलते हैं प्लस कुछ फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है f ऑफ x, दिस इज करली ब्रैकेट ऑफ x, इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। पहले तो कोई भी नंबर है, आप उसको दो पार्ट में हमेशा ब्रेक करते हो, एक इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। सपोज आपने यहाँ 2 पुट किया, तो आप जानते हैं यहाँ कि आपको क्या प्राप्त होने वाला है, आपको प्राप्त होने वाला है 0। क्यों? 2 में कितने फ्रैक्शन है, कुछ नहीं है भाई, 0 है। और अगर आपने 2.3 लिया तो कितने हैं कि सर 0.3, ठीक है, कितने हैं 0.3। इसके बाद अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 6.9 का फ्रैक्शन पार्ट, तो अब आप कहेंगे सर 0.9 होगा, सिंपल। ओके ओके ओके, ये तो बहुत बढ़िया सा लग रहा है मेरे को। लेकिन अगर मैंने कहा कि माइनस का 3.2, माइनस का 3.2, तो भाई देखो यहां रिस्क नहीं लेने का। अब यहां जो आंसर आएगा वो 0.2 नहीं आता। कैसे नहीं आता मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाता है कि अगर x में से मैं इंटीजर हटा दूं तो मुझे फ्रैक्शन मिल जाएगा, सही है ना। कोई भी नंबर है 2.3 है, तो अगर मैं उसमें से 2 हटा दूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ही बचेगा ना, 0.3, है ना। तो यहां पर भी आप एक ऐसा ही करो कि -3.2 में से आप क्या घटा दो, -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दो, तो ये आ जाएगा -3.2। अब ये इसका तो -4 होगा ना, इट विल +4, सो दिस विल बी 0.8। -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0.8 होगा। बताइए क्लियर है? यस एवरीवन, क्लियर है क्या बात यहां तक? ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और। माइनस का 2.6, बताइए फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा कि सर 0.4 आएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाले में कैसे निकाल रहा हूं वो भी बता देता हूं। माइनस एक्स का जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालते हैं, 1 माइनस पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं, है ना, 1 माइनस पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं। लेकिन कब? जब x इज नॉट इंटीजर, x इंटीजर नहीं होता, तो ये रूल हमारा काम कर रहा होता है। आप चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। जैसे 3.2 था तो -3.2 था, पॉजिटिव में क्या होता 0.2 होता, तो 1 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.8 मिल जाएगा। तो यहां से ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो एक बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर जो भी आउटपुट आएगा वो तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग तो ये हो ही नहीं सकता।
चाहे मैं 100.08 ले लूं तो आंसर विल बी 0.08 आ जाएगा। सही है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि पहला, अगर आप 0 से 1 के बीच में जाते हो तो आपको आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज डिफाइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो 0 से 1 में ये क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये x माइनस 0 आएगा, मतलब y इक्वल्स टू एक्स आएगा। कब? जब x मेरा 0 से 1 के बीच में होगा। और यही चीज x माइनस 1 आएगी। ये कब आएगी x माइनस 1? जब x की वैल्यू 1 से 2 होगी। तो बेटा x माइनस 1 का ग्राफ इतने इंटरवल में बनाऊंगा तो आप यहां से ये फील करेंगे कि वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आ रहा होगा। हाँ भाई, ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा आप लोगों को समझने में? हाँ जी, ग्राफ अगर डिफिकल्ट हो तो थोड़ा सा बता देना इस चीज को। लेकिन अभी तो फंक्शंस के ग्राफ आपको ना याद रखने पड़ेंगे कि इसका ग्राफ इस तरीके का होता है, ठीक है। और क्यों हो रहा है वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे 1.3 रखा मैंने यहाँ, तो y की वैल्यू 0.3 आई, ऐसे, ठीक है। सिमिलरली फिर ये ग्राफ रिपीट करेगा और फिर ये ऐसा आएगा अप टू 3 तक। फिर ये ग्राफ यहाँ क्लोज से फिर यहाँ ओपन, ये 4 तक जाएगा और ये ग्राफ ऐसे आ रहा होगा। एंड दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 1, ठीक है। सिमिलरली पीछे भी यहाँ पर ऐसा ही हो रहा होगा, फिर ये पीछे भी इधर भी ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो लाइक दैट, ऐसे हो रहा होगा। ओके, ये 1 से नीचे रहेगा। तो यहाँ पे मैं अगर डोमेन की बात करूं, व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन मेरा आएगा रियल नंबर, क्योंकि x क्या रख सकते हो, सारी वैल्यू रख सकते हैं, x में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रेंज क्या आएगी, व्हाट इज द रेंज, कि सर रेंज तो मुझे हमेशा 0 और 1 के बीच में नंबर नजर आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो 0 से क्लोज से लेकर 0 से 1 ओपन, है ना। रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0 to 1, ठीक है। यहां तक सारे बच्चों को मेरे हिसाब से बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में ये चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। तो थोड़ा सा डोमेन के बारे में हम बात कर लेते हैं। डोमेन के बारे में अब हम यहाँ पे सोचेंगे, ठीक है। ये पहला फंक्शन है, इसका मुझे डोमेन बताना है 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बताना है, रेंज भी निकालनी है मुझे। अभी हम साइन वाले को अभी फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, तो कोई नहीं, ये दोनों तो हम कर सकते हैं। डोमेन का मतलब सिंपल है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोलूंगा कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड नॉट इक्वल्स टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप लोग बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब कब 0 होता था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब कब 0 हो जाएगा। मैंने एक दो एग्जांपल भी लिए थे, बताइए कब कब 0 होगा। हाँ जी, कोई तो आंसर दें। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब कब 0 हो जाएगा। जैसे 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, मतलब लाइक ओनली 2 लेते हैं इंटीजर वैल्यू, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। -3 का क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब x कोई भी इंटीजर हुआ तो उसका फ्रैक्शन तो 0 होगा, इंटीजर के अलावा कुछ हुआ तो कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, है ना। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा मेरा रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, r माइनस रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। इसके बाद आते हैं हम लॉग के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट बैठा हुआ है ना। तो मैंने क्या लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए कि सर 0 से बड़ा होना चाहिए ना, फॉर डोमेन, फॉर डोमेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब भैया ग्रेटर देन 0 ले रहे हो तो आपने क्या देखा था कि x ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो सर वैसे भी पॉजिटिव ही होता है ना, 0 to 1 के बीच में होता है।
लेकिन एक पंगा है कि वहां जीरो के बराबर भी था, वहां पे वो जीरो के बराबर भी था, यहां जीरो के बराबर नहीं चाहिए। पॉजिटिव तो होता है, एक्स आप कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव डाल दो नेगेटिव डाल दो, वो जीरो से बड़ा ही आएगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो कब होता है? इंटीजर पे जीरो होता है। तो इसका भी डोमेन क्या आएगा? इसका भी डोमेन क्या आएगा? रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। इंटीजर मत डालो, बाकी सब पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से बड़ा ही आएगा इंटीजर के अलावा। इंटीजर पे जीरो हो जाएगा और मुझे जीरो नहीं चाहिए लॉक के अंदर। ठीक है, ये लॉक की कंडीशन होती है, लॉक का डोमेन होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन है, दैट इज डोमेन। फाइंड आउट करना है मुझे इसका डोमेन। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, और ये मॉड भी लगा हुआ, मॉड के आगे माइनस भी लगा हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ये क्वेश्चन, आप खुद फील कर पाएंगे कि यार काफी मजेदार। ठीक है, देखो बच्चों, एक सिंपल सा पॉइंट है, मैथमेटिक्स को अगर आपको सीखना है, थ्योरी से उतना क्लियर नहीं होता जब तक आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं करते। एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये भी नहीं कि आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है और उसी कॉन्सेप्ट के आप 50 क्वेश्चन कर बैठे हो, उससे आपका कोई भला नहीं होता। लेकिन आपने कोई एक बढ़िया सा क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन ऐसा कर लिया जहां से आपने मल्टीपल डायमेंशनल सोचना सीख लिया, है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो यहां मैंने देखा कि रूट के अंदर ये लिखा है, माइनस लिखा है, मॉड भी लिखा है। हाँ, अब आप कहेंगे सर अंदर की चीज तो मुझे प्योर नेगेटिव नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है भाई? कि सर मॉड के अंदर जो चीज लिखी है, मॉड के अंदर जो चीज लिखी है वो तो मॉड की वजह से पॉजिटिव होगी। मैंने कहा बिल्कुल पॉजिटिव होगी। फिर सर मॉड के आगे माइनस और लगा दिया है आपने, मतलब पॉजिटिव के आगे माइनस लगाने का मतलब है वो तो पूरी नेगेटिव ही है। हाँ जी, बिल्कुल होगी नेगेटिव। तो क्या हुआ? अब नेगेटिव होगी तो हमें तो डोमेन में, डोमेन के लिए माइनस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मॉड, मुझे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेना है। मैंने कहा जी बिल्कुल लेना है। माइनस को अगर मैं उधर भगा दूं तो ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मॉड जीरो से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। भाई माइनस उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी विल चेंज, और जीरो इंटू माइनस वो तो जीरो ही होगा। अब ये मॉड के अंदर की वैल्यू मुझे जीरो से छोटी चाहिए। तो आप कहेंगे सर आपने तो सिखाया है मॉड जीरो से छोटा थोड़ी हो जाएगा, है ना, ये आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन आए कि जीरो से छोटा तो होगा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, जीरो से छोटा ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन ये एक चीज हो सकती है। वो क्या? ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है ना, जीरो हो जाएगा। तो इक्वल टू जीरो होल्ड कर जाएगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो के अलावा ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है मॉड की बेस। अब मुझे इसको सॉल्व करना है कि हाँ भी ठीक है नेगेटिव तो नहीं हो सकता लेकिन जीरो हो सकता है। तो जीरो कब कब होगा, वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। अब बेटा एक यहाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जब ये तीनों मिक्स हो जाते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो शायद आप इस तरीके के क्वेश्चन को करने में असफल हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन को फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर सिर्फ इन दो में ही कन्वर्ट करना है बस, बाकी किसी में नहीं। किसमें? फ्रैक्शनल पार्ट में और इंटीजर में बस। तो मैंने यहां पे क्या किया, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस, अच्छा एक्स को क्या लिखोगे? सिर्फ एक्स को ना इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिख लेते हैं, है ना, हम ये लिख सकते हैं एक्स को, और माइनस का फ्रैक्शनल ऑलरेडी है इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से कितना आ गया बेटा? टू टाइम्स इंटीजर में से एक इंटीजर गया, तो यू हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वन टाइम, एंड ये माइनस का टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है आपके पास बराबर जीरो। अब जैसे ही ये वाली चीजें हो गई, ये बात आ गई, उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है कि आप इक्वेशन को सॉल्व करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है वो लिख लो। तो ये उधर जाएगा, तो ये सर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन, क्या बोल, देखो स्टेप समझे सारे बच्चे, इन चीजों के स्टेप्स को समझे, है ना। स्टेप क्या कह रहा है कि भैया
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में पूरे को बदलना होता है, पहला रूल। दिमाग में अगर ये रूल नहीं है तो शायद आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में फेल हो जाए। अब बदलने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर ही लिखना है, मतलब उसके बराबर जिस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा होगा इंटीजर में वैसा लेना है पूरा, ठीक है। इसके बाद हमें एक चीज इस्तेमाल करनी है, क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हम जानते हैं कहां से कहां तक होता है कि सर ये तो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होता है। तो राइट हैंड साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 2 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्या बोलते? अब आपने ये कंडीशन लगा दी क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 और ये वैल्यू मैंने कहा कि 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है जी। अब आप यहां पे सोचोगे, मतलब ये नहीं कि यहां से डायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी, नहीं आएगी, आप यहां इंटीजर के बारे में सोचो, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर देते, चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बिटवीन 0 से 2। अब एक बात बताओ, इंटीजर क्या क्या हो सकता है? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्या बोलते हो? 0 और 2 के बीच में या तो 0 हो सकता है, 0 के इक्वल है, या फिर 1 हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक्स के बारे में नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, ठीक है। इंटीजर ही तो सोच पाओगे, इसमें एक्स तो बहुत सारी हो जाएगी वैल्यू। अब मैंने कहा कि ठीक है, अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो तुमने किसके बराबर ले रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 2 के बारे में ले रखा है। तो एक बार 0 डालेंगे तो 0 अपॉन 2 आएगा, जो कि 0 ही होता है, और एक बार 1 पुट करेंगे तो देयर विल बी 1/2, है ना, 1/2। तो तुम्हारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0, 1/2 आ गया, सही है। तो x क्या होगा कि सर x तो इन दोनों का एडिशन होता है, 0 प्लस 0, या तो x 0 रहा होगा या फिर 1 प्लस 1/2 जो कि 3/2 रहा होगा। ये लो भाई, ये लो दो वैल्यू आपके पास आ गई, या तो x बराबर 0 रहा होगा या x बराबर 3/2 रहा होगा। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डोमेन क्या क्या है? डोमेन इज 0,3/2। ये वैल्यू हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो। बताइए, इसमें किसी को भी यहां तक कुछ भी पूछना है तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों। तो ये हमारे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की भी कहानी कंप्लीट हुई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हमने देख लिया कि किस तरीके से ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है, कैसे इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। एक और सवाल, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो जो हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अभी मैं रेंज पर भी आने वाला हूँ जस्ट वैसे। चलो इसी क्वेश्चन से हम समझते हैं। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, है ना। रेंज का मतलब क्या होगा? आउटपुट। रेंज को समझने के लिए स्टेप्स की कोई खास नीड है ही नहीं। रेंज को आप ये फील करो कि हम एक्स क्या क्या रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रेंज बन जाएगी, ठीक है। आप एक्स क्या क्या पुट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वाई क्या क्या आ रहा है, दैट विल बी योर आंसर, रेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ पे एक इस फंक्शन को मैंने देखा और इसको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे एक चीज बहुत बढ़िया सी प्राप्त हो रही है। देखो एफ एक्स बराबर, अगर आप x में से उसका इंटीजर हटाते हो तो यू विल गेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सही है। ओके ओके ओके। एंड डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नजर आ रहा है मुझे ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। ये लो भाई, ऐसा हो गया। अब हमने क्या किया, ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बैठा है, नीचे ये वाला पार्ट बैठा हुआ है। तो बेटा रेंज निकालने का तरीका समझो, मतलब आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक, ठीक है। तो आप जब भी आपके पास लीनियर अपॉन लीनियर हो और रेंज निकालनी है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू y प्लस y टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आ गया। अब इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं इधर लाया तो 1 माइनस वाई आ जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरे पास कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू मेरे पास y बचा हुआ है।
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई कि सर दिस इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस 1। सही है, ये वैल्यू आ गई y अपॉन 1 माइनस 1। अब मैं क्या करूं यहां पर कि सर अब एक काम करते हैं, हम ये तो जानते ही हैं डोमेन के अकॉर्डिंग कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां तक होता है कि सर ये वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होती है। तो अब मैंने यहां फंडा क्या लगा दिया कि y अपॉन 1 माइनस वाई 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, है ना। ये कंडीशन मैंने लगा दी, और जैसे ही मैंने ये कंडीशन लगाई तो आप यहाँ पे दो कंडीशंस में ब्रेक करोगे, y अपॉन 1 माइनस वाई 0 से बड़ा, एक तो ये कंडीशन होगी, एंड y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन 0, 1 से छोटे वाली कंडीशन, तो 1 को इधर ले आया। यहां पे तो सीधे नंबर लाइन चली जाएगी क्योंकि 0 लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन गया, ये एक में 0 आ रहा है और एक में 1 आ रहा है, 0 और 1, और बेटा ये होगा माइनस प्लस माइनस, तो मुझे क्या मिल गया, प्लस वाला पार्ट 0 से 1। तो y बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 ओपन ब्रैकेट। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, इसको अरेंज किया मैंने थोड़ा सा, तो y माइनस 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई लेस देन 0। तो यहां से आ गया बेटा 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इज लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे गया मैं यहां पर भी, और नंबर लाइन पे मैंने यहां पॉइंट लिख दिया। क्या क्या पॉइंट है, एक है प्लस का 1/2 और एक है प्लस का 1। फिर से माइनस प्लस माइनस आया मेरे पास, और जब माइनस प्लस माइनस आया बच्चों तो मुझे माइनस वाला पार्ट ही चाहिए यहाँ पे, है ना, ओपन ब्रैकेट में है, तो ये आ जाएगा 1/2 से छोटा आएगा एंड 1 से बड़ा आएगा। देखो 1 से बड़ा तो हट ही गया क्योंकि 0 और 1 के बीच में दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो जी, और 1/2 से छोटा, तो फाइनल आंसर आप क्या बोलोगे कि सर फाइनल आंसर विल बी 0 से लेकर 1/2 ओपन ब्रैकेट, है ना। 1/2 से छोटे वाला पार्ट और 0 से 1 वाला पार्ट में ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, 0 से 1/2। ठीक है, यहां तक हमारी बात क्लियर हो चुकी है। प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, प्रीवियस क्वेश्चन ये वाला कौन सा था प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ ये भी सेम ही है, ये वाला ना। अच्छा ठीक है, मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। रूट के अंदर मॉड के बाहर माइनस है ना, तो ये इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, पूरी नेगेटिव लिखी हुई है। अगर ये कुछ वैल्यू हुई तो नेगेटिव होगी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, नेगेटिव तो ले नहीं सकते रूट के अंदर, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन इक्वल टू जीरो जरूर ले सकते। इक्वल टू जीरो लिया, जब भी ये तीनों दिखेंगे तो आपने इस x को ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट में लिखकर सॉल्व करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर के टर्म में लिखना। अब आप क्या कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये तो 0 1 के बीच में होता है, मतलब x/2 इंटीजर x/2 जो है वो 0 1 के बीच में होना चाहिए। यहां से आपने इंटीजर के बारे में सोच लिया कि इंटीजर वाला जो पार्ट है वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तभी इसके बीच में आएगा। इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, यहां डाल दो इसकी वैल्यू उठा के दोनों, तो 0 बनी और 1/2 बनी, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बना, 0 और 1/2, 0 पे 0 1 पे 1/2, ठीक है। और x क्या होता है, इन दोनों का एडिशन होता है, 0 + 0 0, 1 + 1/2 3/2, आंसर आ गया। ठीक है, यस, ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। यहां पर देखो रेंज हमारी फाइनल 0 से 1/2 आ गया ना, ऐसे। अब मैं आपको दूसरा हिंट भी देता हूं कि यार ये तो ठीक है, एक प्रोसेस हो गया, एक और तरीके से आप रेंज निकाल सकते थे यहाँ पे, मेथड 2 कि सर M2 क्या है कि बेटा fx ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था, आप एक काम करो +1 -1 कर दो ऊपर। क्यों कर दें सर, क्योंकि नीचे भी तो वही लिखा है यार, सेम बनाने के लिए आपने कर दिया ये काम ऊपर, है ना। ठीक है सर, तो ये कट गया और ये आया 1 - 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, हाँ जी सर, ये आ गया fx। अब बेटा आपने जो डोमेन है ना आपका, यहां से सोचना है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होती है, इसकी अधिकतम वैल्यू कि सर इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 आएगी। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि 1 - 1/1 + 1,
तो ये कितना आया 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, एक तो ये आया। और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 1 माइनस 1/1 प्लस 0, तो ये तो क्या आ गया 1 माइनस 1 0, तो ये लो 0 आई और एक बार 1/2 आई, तो आंसर इज 0 से लेकर 1/2 ओपन, है ना, y की वैल्यू, ये रेंज होगी, दिस इज रेंज। देखो आप, हमने प्रोसेस से निकाला था और एक शॉर्टकट तरीके से निकाला, दोनों चीजें हमने यहां पर देखी, ठीक है, कितना आसान है रेंज निकालना। यस एवरीवन, क्लियर। चलिए एक और डोमेन का सवाल करते, मजा आएगा आपको। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शंस, 5 की पावर x माइनस 1/7 माइनस 7 की पावर माइनस x, है ना, मुझे डोमेन निकालना है इसका। अब बेटा डोमेन इसका निकालना है, रूट के अंदर लिखा है, तो ये बात तो मैं खैर जानता ही हूं, क्या जानता हूं कि 5 की पावर x माइनस 1/7 माइनस 7 की पावर माइनस x, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है साहब। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, नंबर लाइन वाला फंडा, है ना, ये फैक्टर टाइप के दिख रहे हैं, तो नंबर लाइन वाले फंडे पे हम गए, ठीक है, नंबर लाइन वाले पे गए। एक बात बताओ, ऊपर वाला पार्ट 0 कहां होगा, कि सर ऊपर वाला पार्ट 0 तब होगा जब x बराबर 0 हो जाए, है ना, x बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, कि सर अगर x बराबर 0 हो गया तो 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 0 पर ऊपर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा 0। अगर मैं 0 से बड़े पे जाऊंगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, 0 से छोटे पे जाऊंगा तो 1 से छोटी हो जाएगी। नीचे वाला पार्ट 0 कब हो रहा है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, मतलब ये -1 पे 0 हो रहा है, ऊपर वाला 0 पे 0 हो रहा था। तो लो भाई, अब 0 से बड़ा वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 लिया या 1 ही ले लेते हैं, 1 लिया, 1 लेंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा 5 माइनस 1, नीचे वाला क्या आ रहा है कि सर अगर 1 लेते हैं तो ये 1/7 हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट 7 माइनस 1/7 पॉजिटिव आ रहा है, सर ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा -1 और 0 के बीच में, कि सर 0 से छोटे पे ये तो नेगेटिव आ जाएगा, यस ऑफ कोर्स ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ, सपोज x की वैल्यू -1/2 ले लो तो 1/√5 1 से छोटा आ गया नेगेटिव। लेकिन यहां देखो, यहां पे अगर मैं माइनस का 1/√2 लेता हूँ, 1/2 लेता हूँ तो √7 हो गया, लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ऊपर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा। -1 से छोटे पे जाएंगे बेटा तो ऊपर वाला तो नेगेटिव है ही, नीचे वाला भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव फिर से आ जाएगा, और हमें पॉजिटिव पोर्शन चाहिए, तो हमारा जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू डोमेन का वो क्या होगा, -∞ से -1, -1 डिनोमिनेटर से आया तो ओपन ब्रैकेट यूनियन क्लोज में 0 to ∞। बताइए बच्चों, इसमें किसी को भी कुछ पूछना है? हाँ जी, यहां पर कोई भी कुछ भी सवाल में पूछना चाहता हो तो बता दे। डोमेन कैसे निकाला, ऐसे निकाला हमने डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब है सिंपल थिंकिंग प्रोसेस हमें यूज करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखें आप, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब डोमेन एंड रेंज के जो आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पे डोमेन को ही बढ़िया तरीके से पहले क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा रेंज कवर करके अपने जो टॉपिक है अगला उससे कवर करेंगे। रूट के अंदर log x लिखा हुआ है, log x, ठीक है, ln x। अगर जो ln है शॉर्ट फॉर्म, ये तब लिखा जाता है जब log का बेस e, ठीक है ना, e का मतलब सिंपल है ना, ln x को हम log x बेस e लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। e 2.73 समथिंग, तो लाइक ये वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो बेटा पहले के डोमेन के लिए आप क्या लिखोगे कि log x, है ना, log x बेस e किससे बड़ा होना चाहिए, इधर 0 से बड़ा होना चाहिए, पहला पॉइंट। और अगर ये 0 से बड़ा होना चाहिए
तो x की वैल्यू e की पावर 0 से बड़ी होनी चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये आ गया डोमेन। लो भाई, व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिटी। ओके, क्लियर? पहले का डोमेन क्या आ गया? 1 टू इनफिनिटी। दूसरे में आ जाओ कि सर 1 अपॉन लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सही है, 0 के बराबर अगर आ गया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो मैंने कहा कि log x शुड नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन एक कंडीशन और, डिनोमिनेटर तो संतुष्ट हो गया, लेकिन log के अंदर x बैठा है, तो आपने उसको x ग्रेटर देन 0 भी लेना पड़ेगा कि भैया x ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए ना, log के अंदर है वो, log के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली चीज। और डिनोमिनेटर में log बैठा है, तो सिंपल सा फंडा, log x नॉट इक्वल टू 0। आप लोग बताइए log x कब 0 होता है? हाँ जी बताइए, कोई बोले log x कब 0 होगा? अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्पेशल कि अगर log के अंदर 1 हो गया तो log 1 0 होता है। तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा? x शुड नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x पॉजिटिव। 1 नहीं होना चाहिए, बाकी x पॉजिटिव होगा। सही है? हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू, डोमेन की अगर अपन बात करेंगे, डोमेन x बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिटी एक्सेप्ट 1, 0 टू इनफिनिटी एक्सेप्ट 1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद तीसरे पे चलते हैं, फाइंड डोमेन। तो भाई लॉग के अंदर जो लिखा है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, सिंपल। तो मैं यहां क्या बोलूंगा? यहां आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। चलो बढ़िया है, किसी ने तो थम्स अप किया। यहां पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो बेटा यहां इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो हमने पहले लेक्चर में ही सीख लिया था, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल, x कॉमन लेंगे, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर इसको पलटना चाहते हो तो x माइनस 2 पलट दो और इनइक्वालिटी को भी पलट दो, क्योंकि आपने माइनस साइन इधर से उधर कर दिया है। अब नंबर लाइन पे जाएंगे, एक तो सर 0 आ रहा है और एक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यहां से 0 यहां से, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव 0 से 2। तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 से 2 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये लो भाई, इस तरीके से हमने यहां पर इस फंक्शन का भी डोमेन निकाल दिया है। चलो एक दो क्वेश्चन और सही, ठीक है, फिर आपका टाइम भी ओवर हो रहा है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है बेटा, यहां पर भी आप क्या करेंगे? सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 3 एंड x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पर आ जाएगा 1 और 3, तो प्लस माइनस प्लस, तो मुझे प्लस वाला चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 3 टू इनफिनिटी। क्या बोलते हो भाई, क्लियर है क्या बात? देखें यस और नो। यहां पर x अपॉन x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर से नंबर लाइन एंड 0 एंड 2, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 0 यूनियन 2 टू इनफिनिटी। देखो भाई लो, डोमेन क्लियर हो गया होगा, सारे बच्चों को डोमेन क्लियर हो गया होगा। तो भाई ठीक है, डोमेन तक की कहानी हमारी क्लियर हो गई है। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम रेंज को भी थोड़ा फील कर लेंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, होमवर्क एक बार जरूर ट्राई करें, है ना, एंड प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे ये मॉड वाले क्वेश्चंस भी हैं, थोड़ा सा इनको भी आप ट्राई करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है, और होपफुली कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी, एंड अगर नहीं होती हैं कोई भी चीजें क्लियर तो जरूर आप क्लास में पूछ लिया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।